गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2022 का। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुल मिलाकर 10 तक सवाल किए थे। आज यही लेक्चर नंबर 2 है और 10 से आगे, जस्ट उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर आप जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे और नोट्स कीजिए, ठीक है। क्योंकि पहला लेक्चर भी काफ़ी मज़ेदार और दमादार बना है और सेकेंड लेक्चर भी काफ़ी बढ़िया बनने वाला। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, राइट। मिल सकता है, नहीं मिलेगा, फिक्स है। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठें और समझते हुए चलें। तो बिल्कुल अब शुरू करते हैं कहानी को, राइट। तो हम लोग 10 तक ऑलरेडी कर चुके थे सॉल्व, अब 11 से करना है। तो 11 नंबर सवाल जो है, 11 नंबर जो सवाल है, आपको 11 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो क्या है, क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है 11 नंबर, यदि युगपत का मतलब पेयर होता है। तो बेसिकली दो इक्वेशन है और यहाँ पर बोलता है कि ये दोनों जो इक्वेशन है बेसिकली, राइट, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया है, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ से। ऐसे सवाल क्या है कि सवाल है कि युगपत रैखिक समीकरण मतलब पेयर, युगपत मतलब पेयर होता है, दो इक्वेशन का पेयर है, ठीक है। ये वाला आपको पता होगा कि a1x b1y, ठीक है, c1 a2x b2y c2 है। तो अनगिनत हल कब होता है, तो आपको पता है अनगिनत हल तभी हो सकता है जब एक लाइन दूसरे लाइन पर कोई इंसिडेंट होता है। कोई इंसिडेंट का मतलब संपाती हो जाती है। तो दोनों लाइन अगर एक ही पे चला जाता है तो उस केस में अनगिनत हल होते हैं। वहाँ से आपको दिखेगा कि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलते हैं। इसलिए जितना पॉइंट मिलता है उतना सॉल्यूशन होता है, ग्राफिकल मीनिंग होता है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो इस सिंपल सी बात होगी कि यहाँ पर क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस एक ही हैं तब एक लाइन होता है। तो सिंपल सी बात है कि तीनों केसेस में, इस केसेस में आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर होता है, जो कि इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 12 नंबर। तो सवाल को मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिएगा सवाल क्या है, बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB AC पर क्रमशः D और E बिंदु है। यदि DE पैरेलल BC है और AD बराबर 4। देखिएगा ये सवाल बहुत मज़ेदार है। जब पैरेलल की केसेस है और ट्रायंगल की बात होती है तो हमेशा एक बात माइंड में रखना पड़ता है आपको कि यहाँ पर आपको थेल्स थ्योरम लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। पैरेलल की बात होगी, ट्रायंगल में तो हमेशा थेल्स थ्योरम कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। तो इससे पहले मैं आपको थेल्स थ्योरम के बारे में थोड़ी सी कुछ बताना चाहूँगा, राइट। तो आपको पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल है, राइट, एक ट्रायंगल मैं बेसिकली बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। तो अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है इस प्रकार का, कि कोई भी एक ट्रायंगल है, राइट, और इसका सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, और बी सी का पैरेलल एक लाइन डी खींचते हैं, डी ई खींचते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से दो ट्रायंगल मिलते हैं। कौन कौन, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। यहाँ पर याद रखना है कि डी आपको जो खींचा गया है डी समानांतर बी सी है। तो इस केस में आपको पता है थेल्स थ्योरम लगेगी। और थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि ये साइड का जो इक्वल इंटरसेप्ट होगा बेसिकली ए डी बट्टा डी बी और बराबर यहाँ पर सेम करना है ए बट्टा ए सी का बराबर होता है, ठीक है। ये यही आपका सबसे मेन होता है जो आपका थेल्स थ्योरम होता है, राइट। अब यही थेल्स थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, राइट। अब इसको हम लोग अप्लाई करने के प्रयास करेंगे और बस सवाल को देखना है। तो सवाल क्या है कि यहाँ से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको मैं छोटा थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, साइड में लगा देता हूँ आपके लिए। तो ये साइड में जब लगेगा कुछ ऐसा लगेगा आपको, राइट। तो नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं इस सवाल को बड़ा ही कर लेता हूँ। कि बोलता है, सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल ही बना लो थोड़ा सा ऐसे करके कि एक ट्रायंगल बना लो। देखिए एक ट्रायंगल बन गया है, राइट। इसका नेमिंग कर लेना है आपको ABC। बोलता है कि एक ट्रायंगल है ABC में AB और एवं AC, AB और AC, D और E बिंदु है। यहाँ पर AB और AC पर D और E बिंदु है, जो बिल्कुल ऐसा कुछ है। और इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ लिखता है D समानांतर BC से में AD बराबर 4, ये 4 है, और DB x माइनस ए वाला x माइनस 4 और यही 8 है,
8 है और ये कितना है, इसी कितना है, ये वाला साइड 3x माइनस 90। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलेगा कि 4/x माइनस 4 बराबर 8/3x माइनस 11। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 8x यहाँ से आ जाएगा कितना, 12x, 4x आ गया, ठीक है। 8 चौक 32 और 44, 8 चौक 32 और 11 चौक 44, तो घट जाएगा 12। तो बेसिकली क्या होगा कि 8x और 12x, तो इसका आंसर कोई ना कोई एक होगा। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर लगा लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करके आप आंसर लगा लेना, इससे हम लोग आगे चलते हैं भाई, राइट। तो सवाल नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो 13 नंबर सवाल क्या है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कहानी होती है कि दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR का क्षेत्रफल इतना है। तो यदि एक बात कुछ मैं समझाता हूँ तो एक एक्स्ट्रा पेज के थ्रू इस बात को समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है, राइट। ये दोनों ट्रायंगल की कुछ खासियत है, इसका नाम मैं लिखता हूँ, सॉरी, इस ट्रायंगल का मैं नाम लिख देता हूँ। इस ट्रायंगल का नाम ABC और इस ट्रायंगल का नाम मैं दूसरा पेन से लिखता हूँ DEF। ये ट्रायंगल का नाम है, राइट। यहाँ से क्या होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल DEF का, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का मतलब पता ही होगा आपको, तो समरूप होगा तो इसका जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो होता है ये हमेशा बराबर आते हैं, समझ रहे हैं ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो मतलब यहाँ से लिख देंगे कैसे, तो इस फिगर से देखिएगा। पहले अगर AB को लेते हैं तो यहाँ से AB हो गया, और यहाँ से अगर DA को लेते हैं तो यहाँ से D लेना पड़ेगा। तो AB बट्टा D बराबर क्या होगा, BC बट्टा BC, ये दोनों लास्ट का दो EF बराबर लिखना चाहेंगे तो AC फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट DF। ये आपका साइड का इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, समरूप त्रिभुज कंसेप्ट होता है बेसिकली। अब जरूरी नहीं है कि केवल ये साइड बराबर होगा, इसमें ट्रायंगल का जितना भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का जितना पार्ट है, बेसिकली पार्ट की बात करें तो इस ट्रायंगल का हाइट होगा, इसका हाइट होगा, इस ट्रायंगल का मेडियन होगा, माध्यिका होगा, इस ट्रायंगल का माध्यिका होगा, इस ट्रायंगल का माध्यिका होगा, जितना भी पार्ट होंगे बेसिकली सब इक्वल रेशियो में होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। तो ये आपका ये चीज़ होती है। यहाँ से दूसरी बात याद रखना चाहिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ भाई, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करने की प्रयास करता हूँ। इसको पहले छोटा मैं करता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोटा करूँ मैं तो कुछ इस प्रकार से छोटा हो गया। दूसरी पॉइंट याद रखना चाहिए आपको कि अगर दो भी, यहाँ से देखिएगा मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसा कुछ लिखता हूँ कि इफ़ ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DF का, यानी दोनों ट्रायंगल समरूप है, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया मतलब क्षेत्रफल ABC त्रिभुज ABC का और बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, तो ये जो एरिया होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट के स्क्वायर के इक्वल प्रोपोर्शन होता है। मतलब यहाँ पर सेम होगा कि AB बट्टा सेम लिखेंगे DE जो पहले लिख रहे थे, तो BC बट्टा क्या लिखना पड़ेगा, EF लिखना पड़ेगा। इन द सेम वे आपको लिखना पड़ेगा AC फर्स्ट लास्ट, तो फर्स्ट लास्ट DF बट्टा DF। अंतर क्या है कि इसका इस बार स्क्वायर होगा जब एरिया लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। और मैंने बार बार वही बोला कि जो भी पार्ट होगा सब इक्वल प्रोपोर्शन होगा बट स्क्वायर में जाएंगे, इस बात को माइंड में रखना। यही बात को हम लोग सवाल में अप्लाई करते हैं, राइट। तो सवाल क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें थी आप लिख लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बात। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो इतना दिया है, तो बोलता है यदि ये त्रिभुज ABC की ऊंचाई इतना है तो PQR का। सबसे पहले ABC की ऊंचाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल DF है ना, PQR, और इसका एरिया, इसका ऊंचाई को हम H1 लिखते हैं, इसकी ऊंचाई को H2 मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा। अभी जस्ट सीखे हम लोग, जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है उसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो ABC जो आपका ABC है, तो ABC का एरिया कितना है, 81 और इसका कितना है 49 है, और ABC की ऊंचाई कितना है 4.5 है, और इसका निकालना है, इसको आप x मान लो, तो x निकालना है तो कितना आएगा, तो आपको देखिएगा 9 और 7, ठीक है, 9 और कितना आ गया 7 आ गया, कटेगा ना, ये आपका स्क्वायर के बराबर होगा।
तो इसका मतलब सिंपल सी बात समझ में आएगी कि 9×5 = 45 होता है 0.5। तो ये जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल हो गया। राइट, तो इस बात को माइंड में रखना था। अगले सवाल पर चलते हैं जो भी काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 7। 13 के बाद सवाल नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या है, देखिएगा ध्यान से कि 14 नंबर सवाल क्या है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा कि क्या बताना है भैया आपको, कि जो आपको रोम्बस होता है, रोम्बस कुछ इस प्रकार से होता है। रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रोम्बस आपका होता है। राइट, तो ये इसमें रोम्बस होगा, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ इसको मिलाने से डायगोनल होता है। तो रोम्बस की डायगोनल और सब क्या होता है कि 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर पूरा यहाँ से यहाँ D1 होगा तो ये आपका D1/2 होगा, तो ये भी आपका D1/2 होता है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं D2/2, तो ये कितना होगा D2/2 होगा। तो एक थ्योरी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से एक चीज़ निकल के आएगी कि D1 का स्क्वायर प्लस, इसको लिख लेना, D2 का स्क्वायर बराबर, ये सब साइड A मान लेते हैं, सब साइड तो इक्वल होते हैं रोम्बस का, समचतुर्भुज का, तो 4A² के बराबर होता है। इसको आप लिख लो, बस इसी को लगाकर सवाल कर लेंगे। मतलब दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम बराबर 4 इंटू उसका साइड यानी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है इंटू में। ठीक है ना, मतलब इस प्रकार से मैं इसको लिखूँ। तो अगर हम लोग सवाल पर चलेंगे तो देखिएगा सवाल क्या है। तो सवाल बोलता है कि देखो 6 दिया है, तो इसका डायगोनल दिया है ना, तो ये डायगोनल दिया है, तो डायगोनल का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड तो निकालना है, तो ये स्क्वायर मान लेते हैं। आपको पता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का 36 और 64 100 हो जाता है, और 100 में 4 से भागा देंगे तो 25। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट, ये 14 नंबर सवाल हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज एबीसी करो, परिमाप इतना इतना है। ये बहुत अच्छा परिमाप भी जो होता है याद रखिएगा, जो परिमाप होगा तो परिमाप का जो रेशियो आएगा, मतलब सिंपल सी बात समझाऊँ तो यहाँ पर लिखता हूँ कि परिमाप को मैं बेसिकली पी से लिखता हूँ। जो त्रिभुज एबीसी का परिमाप होगा, और पी लिखता हूँ परिमाप त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा वो साइड्स के इक्वल प्रोपोर्शन होगा। मतलब क्या होगा कि PQ दिया है ना, देखो PQ है तो PQ नीचे वाला दिया है PQ, तो यहाँ पर PQ लिखेंगे, और ये लिए हैं तो आपको यहाँ पर AB लेना पड़ेगा, AB निकालना भी है तो ऊपर में आएगा भी। अब यहाँ से देखिएगा इसका कितना दिया है, ABC का परिमाप दिया 36, इसका 24, तो ऊपर में 36 आएगा और नीचे 24 आ जाएगा, और बराबर AB कितना दिया है, तो AB तो आपको निकालना है, तो AB तो लिख देंगे, और PQ आपको पता है 10। राइट, यहाँ सोल्व करेंगे तो 12 × 36, 12 दूना 24, और दूसरे कट जाएगा 5 बार, और 5 × 3 तो 15 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16 पे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी परिमाप निकाले। अरे भाई कोई सवाल पूछ देता है ये बिहार बोर्ड वाले। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे सर कोई भी जानता है, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 4 √3 दिया है, तो √3 खत्म, और 4 4 16, तो A² बराबर 16, तो A बराबर कितना आ गया 4। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप तो 3A, सब साइड को जोड़ेंगे ना, सब साइड 2 बराबर होता है, 3A होगा, तो 4 × 3 या 3 × 4 एक ही बात हो गया, 12 सेंटीमीटर। राइट, ये तो तमाम सवाल बन गए। अगला पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो इसका आंसर दोबारा आ गया था। 17 नंबर सवाल पे आते हैं। तो 17 नंबर सवाल क्या है, देखिएगा कुछ पॉइंट है जो मैं समझाने की प्रयास करता हूँ 17 नंबर सवाल से पहले। देखिएगा हम लोग पता है कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ भाई कि एक सर्कल बनाता हूँ, तो सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा। राइट, तो इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर होगा, जो मैंने इसको लिख दिया सेंटर। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेंटर को। राइट, सेंटर होगा। अब मैं एक बात समझाता हूँ कि सेंटर से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो इसका रेडियस R होगा, सेंटर से वहाँ ज्वाइन करेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, R होगा। तो दूसरी बात जो माइंड में रखने वाला है कि इस सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि πr² होता है, और इस वृत्त का परिमाप क्या होगा, शॉर्ट में लिख दिया
तो 2πr होगा, ठीक है, 2πr। इस फिगर को मैं छोटा करता हूँ थोड़ा, ठीक है, इस फिगर को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर छोटी सी बात कि अगर मैं इसको अर्धवृत्त लेता हूँ तो अर्धवृत्त कैसे बनेगा, तो अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर होगा, ये पॉइंट को मैं सेंटर मान रहा हूँ, ठीक है। तो जब इस पॉइंट को सेंटर मानूंगा मैं तो इसका रेडियस ये आर होगा, ठीक है ना, ये रेडियस आर है। तो अब इसका कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल कोई निकाल सकता है बच्चा हमेशा, कितना, तो इसका क्षेत्रफल पता नहीं, तो पूरा सर्कल था, ये हाफ सर्कल है, तो इसका क्षेत्रफल का आधा होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर इसका होता है, तो बट्टा में 2 लिखना पड़ता है। और जब इसका परिमाप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं आप, ये पूरा परिमाप 2πr है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे। और यहीं पर आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, जो ब्लंडर मिस्टेक होगा, परिमाप नहीं हो सकता, क्षेत्रफल तो सही है, परिमाप नहीं हो सकता। परिमाप क्या होता है, थोड़ा सा मैं परिमाप पे आता हूँ तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप बेसिकली कोई भी सर्कल का एक गोले का जो बाउंड्री होता है वो परिमाप होता है। तो ये आपका 2πr है ना, ये पूरा बाउंड्री का लेंथ है बेसिकली। तो हमको पता है कि जब इसको कट करेंगे तो आधा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला आधा ना होगा आपका 2πr का आधा, तो ये वाला कितना लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होने वाला है ये कितना होगा, तो ये आपका 2πr है, तो केवल πr होगा। अब यहाँ पर ये वाला सेक्शन, ये बाउंड्री को जोड़िएगा, नहीं तो क्रॉस फिगर तभी परिमाप निकलेगा। जब फिगर पूरा पूरी पैक्ड होता है उसका परिमाप निकलता है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। ये आपका डायमीटर है तो ये आर होता है, तो ये भी आर होता है, तो इसमें आपका 2r जोड़ना पड़ता है, तब जाकर ये सही होगा, इस बात को माइंड में रखिएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, तो यहाँ से आप लिख लेना कॉपी में। तो आर कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो आर कॉमन लेंगे और पाई+2 होगा, ठीक है ना। अब यही चीज़ को हम लोग सवाल पे अप्लाई करेंगे, आर पाई+2 अर्धवृत्त का परिमाप ये होगा, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। अब यही चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा आर बराबर 12 दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप का मैंने फॉर्मूला भी जस्ट सिखाया, क्या सिखाया, तो आर पाई+2, तो आर कितना 12, ठीक है, और पाई प्लस कितना होगा 2 होगा। और ऑप्शन नंबर ये बी में क्लियर दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, राइट। तो ये तो सवाल था। 18 नंबर सवाल पे आते हैं। तो देखिएगा रिंग, हाँ 18 नंबर सवाल बहुत ईजी है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं बड़ा और छोटा है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालना। ये रिंग अपनी लाइफ में देखूंगा, अब रिंग बनाता हूँ मैं। तो रिंग कुछ ऐसे होता है, सॉरी शो कैसे बना दूँ मैं, ऐसा कुछ रिंग होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्या होगा, इसका रिंग होगा बेसिकली, तो ऐसा कुछ रिंग होगा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाला इसका सेंटर छोटा आर और ये वाला आपका दिया है बड़ा आर। तो आपको नहीं पता है कि क्या बोलते हैं कि इसका एरिया, तो रिंग में ये वाला पार्ट खोखला होता है और ये वाला पार्ट आपका पैक्ड होता है, तो इसका एरिया निकालना होता है। ये सब दिख रहा है ना, तो इसका एरिया आप निकालना होता है। इसका एरिया कैसे निकलता है रिंग का, तो बड़ा में से पाई आर स्क्वायर में से छोटा का एरिया घटाएंगे, आप छोटा पाई आर स्क्वायर। तो आंसर यहाँ से देखिएगा पाई कॉमन लेंगे, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर, एक स्टेप और चलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ कि ऑप्शन मिला लेंगे। अब ध्यान से देखो ना, ये डायरेक्ट नहीं मिल रहा है जी, ये ऑप्शन डायरेक्ट मिल रहा है भाई, ये वाला सी हो गया, राइट। फिर ये सवाल क्लियर हो गया। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर कितना हो गया, सवाल नंबर 19 पे आते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर सवाल क्या है, बात करते हैं सवाल नंबर 19 पे। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर जैसा लग रहा है। देखिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा है, तो बात सही लिखा है। न्यूनतम दूरी कहाँ से लिखा है, मेंशन नहीं है। न्यूनतम दूरी कहाँ से, बेसिकली सेंटर से होगा, वो चीज़ नहीं लिखा। लेकिन यही बात इंग्लिश में क्लियर किया कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कोड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर। बोलता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा कॉर्ड का सेंटर से वो 3 सेंटीमीटर है। मतलब सिंपल सी बात ये हो गया कि आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है, और एक आपको कोड लेना है, ठीक है, और ये कोड का लेंथ दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर से मिनिमम दूरी कितना हो गया, तो जैसे सेंटर हो गया तो इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये सेंटर है, इस पॉइंट को हम सेंटर मान रहे हैं, इस पॉइंट को, तो यहाँ से दूरी कितना दिया है 3। देखिएगा, वो पता है कि सेंटर से जब कोड पर लाइन ज्वाइन करते हैं तो सॉरी, तो ध्यान से मैं
पूरा रफ ही कर देता हूँ भाई, ठीक है। एक बड़ा फिगर बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा समझने में। बड़ा फिगर बन गया ना, यस। देखिएगा एक कोड है, इसका सेंटर होगा और सेंटर से ज्वाइन है, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा करना, चलिए कोई बात नहीं। देखो आपको पता है कि पूरा यहाँ से यहाँ 8 है, तो ये क्या करता है कि कोड ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है जब ये सेंटर से गुजरता है। तो ये पूरा 8 है, तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 4, और सेंटर जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ 4 है, 4 है ना जी। और बोला है कि सेंटर से मिनिमम दूरी कितना है, तो बोला है कि 3 है, तो ये 3 हो गया। तो ट्रिपलेट याद नहीं है कि 90 डिग्री पाइथागोरस लगाएंगे, 3 4 ये 5 आएगा, तो ये तो रेडियस हो गया। तो रेडियस पूछा है, तो सर्कल का क्या पूछा है बेसिकली, व्यास क्या होगा, तो रेडियस का डबल व्यास होता है। रेडियस 5 है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, आंसर हो गया। सवाल नंबर 19 भी क्लियर हो गया। सवाल नंबर 20 पे आते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल, सवाल नंबर 20 क्या है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का रेशियो दिया है बेसिकली 9:4, तो उनका परिधियों का अनुपात देखिएगा ध्यान से। आपको पता है कि परिधि जो डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे रेडियस पे डिपेंड करता है। तो जो आपका रेडियस का होगा, रेडियस का रेशियो होगा, वही आपका परिधि का रेशियो। कैसे, तो यहाँ पर दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, ये तो मान लेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1² और सेकेंड कितना होगा पाई r2²। तो ये दिया है 9/4, कट जाएगा, तो फिर स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। तो यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि r1/r2 जो आएगा ये स्क्वायर सीधे रूट आएगा, तो 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2। तो बोलता है, इसको थोड़ा सा डाटा को माइंड में रखना है कि इनका सरकमफ्रेंस परिधि का अनुपात, तो पहला सर्कल का परिधि होगा 2πr1 और सेकेंड का होगा 2πr2। 2π कट गया, यानी फिर तो क्या बच गया r1/r2, और r1/r2 बराबर कितना है 3/2, यानी कि 3:2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, राइट। तो ये तमाम सवाल तो 20 हो गया। अब 21 पे आते हैं। तो 21 नंबर सवाल क्या है कि दो संख्याओं, अब सवाल नंबर 21 पे आते हैं। 21 पे सवाल क्या है, दो संख्याओं का मसा मतलब HCF और लसा ये दिया है, तो एक संख्या दूसरी नहीं पता है कि दो संख्या है कि, तो दो संख्या में क्या होता है कि LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी कि N1 फर्स्ट नंबर इंटू N2 सेकेंड नंबर। तो LCM मतलब देखो ये दिया 27, ये 162, यानी कि 27 गुने 162 कर देंगे, और N1 एक 54 दिया है और N2 मान लो निकालना है। तो देखिएगा 27 दूना 54, 2 से कट जाएगा 81 बार में, तो N2 कितना आ गया 81। तो 81 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब अगला सवाल के बारे में बात करते हैं। तो सवाल नंबर 22 पे आते हैं। तो 22 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा देख लो भाई ध्यान से, कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मशक है। वो डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, मशक मतलब कटना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर का होता है। 3 से 12 भी कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है, 3 से 21 भी कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 से 12 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। 7 से काटेंगे तो 7 से 12 15 नहीं कटते, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 से काटेंगे तो 2 से 15 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, डायरेक्ट पाई ऑप्शन ही कर लेंगे। सवाल को उतना लिखना जरूरी थोड़ा नहीं है। अब थोड़ा सा सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर 22 पे आते हैं भाई। तो 22 नंबर सवाल क्या है, 23 नंबर सॉरी, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए विषम पूर्णांक खोजना है बेसिकली। तो विषम पूर्णांक मतलब जो आपका 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 से नहीं कटेगा, उसको बोलते हैं। तो ये 6 क्यू है, तो 6 तो आपको देखिएगा कि 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 × 3 क्यू होगा। तो हमेशा ये इवन संख्या होगा, मतलब सम होगा। और इसमें देखिएगा तो इसमें 2 कॉमन लीजिएगा, तो 3Q + 1 होगा। तो ये जो नंबर होगा 2, इसको अगर हम के मान लें तो 2K के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। और 2K के फॉर्म में किसको लिखा जाता है, तो सम संख्या। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, विषम देखना है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ये देखना है, तो ये भी तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आएगा 2Q + 2 आएगा, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, 3Q + 2, इसको हम m मान लेते हैं, तो ये 2m का फॉर्म में है, यानी 2 का मल्टीपल ये नंबर मिलेगा। तो ये भी संख्या कैसा होगा, तो आपका सम संख्या होगा, ये भी सम संख्या होगा, ये भी सम संख्या। तो विषम संख्या एक ऑप्शन बचता है, ये हो जाएगा, है भी, ठीक है। बन गया सवाल नंबर 23। अगला सवाल पे बात करते हैं भाई। सवाल नंबर 15 पे आते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 पे आते हैं। तो 15 क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर रियल नंबर। देखिएगा ध्यान से क्या होगा कि बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो जो भी परिमेय संख्या होगा जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे,
एक प्राकृतिक संख्या होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऑप्शन की कोई गारंटी नहीं। एक पूर्ण संख्या जब यही नहीं हुआ तो ये भी नहीं हो सकता। एक पूर्णांक, एक वास्तविक। ये देखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पूर्णांक वाला जो केस है, तो आप ये बात सही है कि सब पूर्णांक आपका परिमेय संख्या होगा, राइट। लेकिन एक बात ऐसा भी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। ये बात ज़्यादा सत्य होगा इसके अपेक्षा, ठीक है। ये भी बात सही है कि सब पूर्णांक आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो भी सकती है। मतलब नहीं, एक बात समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना भी पूर्णांक होगा सब परिमेय संख्या होगा, ये बात सही है। बट इसका कन्वर्स सही हो भी सकता नहीं है, बट ये केस ज़्यादा सटीक है और ये ज़्यादा चांसेस सही है कि आपको पता है कि वास्तविक संख्या के दो सेक्शन होता है, परिमेय परिमेय। तो परिमेय भी आपका एक वास्तविक संख्या ही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 22/7। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो बच्चे जानता है भाई, इसमें बताने की क्या ज़रूरी है। और अगला सवाल नंबर 26, द्विघात से मिलकर शून्य की संख्या कितनी होती है? शून्य की संख्या 2 होता है, तो बच्चा जानता है द्विघात, चूँकि इसका घात 2 होता है तो 2 ही आंसर आएगा। अगला सवाल की बात करते हैं भाई, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगला सवाल देखना शुरू होगा। तो ये सवाल, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिएगा, ये बहुपद होगा, ठीक है, ये तो होगा, सिंपल से दिख रहा है। तो इसमें देखिएगा 2 टर्म है तो इसमें इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं, द्विपदी बहुपद बोल सकते हैं। इसमें 3 टर्म्स, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, एक पदी, बट ये वाला नहीं होगा क्योंकि बहुपद में नेगेटिव टर्म्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी, तो ये बच गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन 27 का कौन सा सही होगा? तो आपको क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 नंबर, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, मतलब सिंपल सी बात है कि इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पी एक्स लिखा है, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, इसका मतलब कि पी एक्स जो होगा क्यू एक्स और जी एक्स का मल्टीपल होगा। मतलब पी एक्स जो आपका क्यू एक्स और जी एक्स होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। पी एक्स का घात 7 है, पी एक्स का घात 7 है, तो जी एक्स का घात 3 है। तो बोलता है कि पी एक्स बटा जी एक्स का घात कितना होगा? तो 7 में से देखो, यहाँ पर 7 घात है बट हम 3 घात तो घटा देंगे, तो 4 घात आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। समझ गए? जैसे में ऊपर में एक्स का पावर 7 आ जाए और नीचे में कितना है, 3 है ना जी, एक्स का पावर 3, तो ये घटेगा ना जी, एक्स का पावर 4 ना आएगा, तो ये तो हम पावर को ही घटा दें बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितना घात का होगा? तो 4 घात का होगा। 29 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 29 नंबर सवाल क्या है कि यदि बहुत पी एक्स का एक शून्य -2 है तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का गुणनखंड होगा? अच्छा, गुणनखंड नहीं पता कि गुणनखंड सिंपल सी बात है कि जो इसका शून्य होता है उसको एक्स बराबर ले लेते हैं, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू -2, तो एक्स इधर आएगा तो +2 बराबर 0, 0 से मतलब नहीं, एक्स +2 इसका गुणनखंड होगा, मतलब फैक्टर होगा। ऑप्शन बी सही होने वाला है, राइट। यानी कि शून्य जो होता है उसको एक्स बराबर ले लो भाई, वही तो हो गया, ठीक है। तो ये सवाल हो गए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है? तो बोलता है कि यदि x² - 4x + 1 का शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, देखिएगा ये क्या लिखा है भाई, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अल्फा इंटू बटा यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो नहीं पता, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। तो c इसमें 1 है और a कितना है, a भी आपको 1 है, तो 1/1 यानी 1 आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 31 नंबर, यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य, तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 27 है, तो मीडियन। तो सवाल नंबर 31 क्या है कि यदि किसी बराबरता सारणी में माध्य 27, ये माध्य का वैल्यू 27 दिया है, माध्य का 33, तो बहुलक निकालना। कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार सवाल आता है बिहार बोर्ड में, मुझे आप याद कर लेना, मैं लिख देता हूँ कि 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य होता है। अब आराम से वैल्यू पुट कर देंगे 3, और इसमें बोल रहा है कि माध्य 27 है, बहुलक निकालना माध्य का 33, तो 3 इंटू कितना हो गया 33, तो बहुलक निकालना, बहुलक आप x मान लो, तो +2 इंटू माध्य कितना 27, तो 99 आ जाएगा और 54, तो 99 में से आप 54 घटा दीजिए, तो 5 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 24। और आज तक यही रखते हैं, सवाल नंबर इतने ही 31 तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी देखेंगे। आप, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इस सेशन को इन्जॉय किए होंगे, और ध्यान से पढ़ते रहिए। और भी धीरे धीरे हम लोग हर एक लेक्चर को देखेंगे, और इसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशल जो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसको लाने वाले हैं।
राइट। सो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखना है आराम से। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।